Hello everyone. We'll now continue with registration under GST. आपको मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन चैप्टर में 3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 22, 23 एंड 24। सेक्शन 22 क्या कहता है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है अगर आपका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से अधिक है और वो लिमिट है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख की। देन 23 क्या कहता है? कहता है आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही नहीं है। अगर आपका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है ना तो भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। वो बताता है किसको नहीं कराना। और 24 क्या कहता है? कहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। टर्नओवर कम भी है, जो लिमिट बताई गई उससे कम भी है तो भी रजिस्ट्रेशन कराना है, मतलब वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। सेक्शन 22 हमने शुरू भी कर दिया था, उसमें 5 पॉइंट हम लोग ने कवर भी कर लिए थे। अब हम लोग आगे बात करेंगे। आइए, सेक्शन 22 चल रहा है। देखिए ये क्या कहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अ पर्सन दो नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22। कहता है आपकी लायबिलिटी तो नहीं है रजिस्ट्रेशन की, मतलब आपका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट जो दी गई है उससे कम है, क्या आप तब भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो जीएसटी का? जैसे मणिपुर में लिमिट क्या है? 10 लाख रुपए की। बताइए मेरा टर्नओवर सिर्फ 4 लाख रुपए का है, क्या हम रजिस्ट्रेशन जीएसटी में ले सकते हैं? कहता है यस, आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लीजिए ना। तो देखिए अगर आप खुद रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो गवर्नमेंट कभी मना नहीं करेगी, कोई भी रजिस्ट्रेशन ले सकता है। ठीक है, अब ये रजिस्ट्रेशन कहलाएगा आपका वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। तो कहता है पर्सन दो नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 मे गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड वॉलंटरली एंड वंस रजिस्टर्ड ऑल प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू सच पर्सन। और एक बार आप रजिस्टर हो गए तो सारे के सारे प्रोविजन अप्लाई करेंगे। जैसे जीएसटी के सारे प्रोविजन अप्लाई करते हैं एक रजिस्टर्ड पर्सन पे, वैसे ही आपके ऊपर भी अप्लाई करेंगे। अच्छा, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कहां होता है आप याद भी रख लीजिए, सेक्शन 25(3). सेक्शन 22 में टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन, 23 में करना ही नहीं है रजिस्ट्रेशन, 24 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, 25 सबसेक्शन 3 में क्या है? वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अगर आप करा लेंगे तो आपके ऊपर जीएसटी के सारे कानून बिल्कुल वैसे ही लगेंगे जैसे एक रजिस्टर्ड पर्सन पे लगते हैं। मतलब अगर हम 4 लाख रुपए पे ही जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो जैसे ही मेरे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ जाता है, मेरे ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी राइज हो गई है। अब मुझे अपने आउटपुट पे क्या करना होगा? जीएसटी कलेक्ट करना होगा। मुझे अपने आउटपुट पे अब जीएसटी कलेक्ट करना होगा, इनवर्ड सप्लाई का आईटीसी लेना होगा, गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना होगा। यस, अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरा टर्नओवर तो 20 लाख से कम है तो अभी हमने रजिस्ट्रेशन ले लिया है, जब 20 लाख से ज्यादा होगा तो जीएसटी लेंगे। नहीं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, अब आपके ऊपर लायबिलिटी खड़ी हो गई। लेकिन एक बात ध्यान से समझिएगा, लायबिलिटी किस दिन से आती है आपके ऊपर? मान लीजिए अप्लाइड फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन यहां पे है, अप्लाइड फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन आपने यहां पे किया, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपका यहां पे हुआ, रजिस्ट्रेशन डन। ठीक है, और ये कौन सा रजिस्ट्रेशन था? देख लीजिए, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन था। लायबिलिटी जीएसटी की आपके ऊपर कब से आएगी? इस डेट से लायबिलिटी अराइज होगी, जीएसटी लायबिलिटी अराइजेस। इस दिन से जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होगी। ठीक है, जिस दिन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आया है, ना कि जिस दिन आपने अप्लाई किया है। ठीक है, next point, if registered taxable person transfer business on account of succession or otherwise to another person as a going concern, the transferee or the successor as the case may be shall be liable to be registered with effect from the date of such transfer or succession। क्या कहता है? अगर बिजनेस सक्सीड हो जाता है, ठीक है, किसी को ट्रांसफर हो जाता है। सक्सीड होने का मतलब क्या होता है जनरली? जैसे पिताजी दुकान पे अभी तक बैठते थे, ठीक है, ओनर कौन थे? पिताजी थे। अब वो दुकान बेटे को सौंप रहे हैं, अब बेटा बैठेगा दुकान पे, मालिक भी कौन है? बेटा भी है, बेटा ही है। तो पिताजी ने तो पूरी दुकान दे दी, ठीक है, दुकान में जितना माल है सब कुछ किसका हो गया? आज से बेटा का हो गया। मैं जानना ये चाहता हूं, चलती हुई दुकान पे से पिताजी हटे, बेटे को बैठा दिए, बेटे का सब कुछ हो गया, क्या जीएसटी नंबर जो चल रहा था बिजनेस का वो भी बेटे का हुआ कि नहीं? सब कुछ तो हो गया बेटे का, जीएसटी नंबर भी बेटे का हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। पता है क्यों?
क्योंकि जीएसटी का नंबर होता है पैन बेस्ड, वो तो पैन पे डिपेंडेंट होता है। और आपको तो पता ही है पिताजी का बेटे का क्या पैन नंबर एक ही है? नहीं, पैन तो अलग अलग है। तो बेटे को नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यही बात यहां पे कह रहा है। कह रहा है बिजनेस अगर सक्सीड हो जाता है, किसी को ट्रांसफर हो जाता है, यानी मिस्टर एक्स अपनी चलती हुई दुकान किसी को बेच देते हैं, मतलब एकाएक बस कहते हैं कि 2 करोड़ रुपए दो, अब ये दुकान तुम्हारी। उन्होंने किसी को चलती हुई दुकान बेच दी, बस वो उठे और दूसरा आके दुकान पे बैठ गया, अब वो मालिक है। मैं जानना चाहता हूं अब सब चीज का मालिक वो है नया वाला बंदा जिसने 2 करोड़ रुपए पे किए हैं, लेकिन क्या जीएसटी नंबर भी उसका हो गया? नहीं, उसे नया जीएसटी नंबर अप्लाई करना होगा। इसका मतलब यह है कि जीएसटी सर्टिफिकेट जो होता है वो ट्रांसफरेबल नहीं होता। दिस मींस दैट द registration certificate issued under section 22 of the act is not transferable to any other person. 8th, taxpayer may opt for multiple registration within a state or union territory in respect of multiple places of business located within same state or union territory. क्या कहते हैं समझिए, बताइए। राज कोचिंग क्लासेस एक यूपी में है और एक राज कोचिंग क्लासेस बिहार में भी है। बताइए मुझे कितना रजिस्ट्रेशन लेना होगा जीएसटी में? 2 रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मुझे 2 रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है। मैंडेटरी 2 रजिस्ट्रेशन है, यहां पे मैंडेटरी 2 रजिस्ट्रेशन लेना होगा। बताइए मेरे राज कोचिंग क्लासेस एक है वाराणसी यूपी में, एक राज कोचिंग क्लासेस और है, पता था आपको ये सब, लखनऊ यूपी, और एक और राज कोचिंग क्लासेस है पटना बिहार। नाउ आई विश टू नो कि मुझे कितना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। देखिए जिस स्टेट से आप सप्लाई करते हैं उतने रजिस्ट्रेशन लेने होते हैं, तो मुझे एक रजिस्ट्रेशन इसका और एक इसका, यानी मुझे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है, मैंडेटरी 2 रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर मैं चाहूं तो क्या तीनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं? यस, 3 रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैंडेटरी 2 है, जबरदस्ती तो 2 तो लेना ही पड़ेगा, 3 लेना चाहते हो 3 ले लीजिए। आपकी जितनी डिफरेंट ब्रांचेस है, डिफरेंट यूनिट्स हैं एक स्टेट में, आप अगर अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ध्यान से सुनिए, इसमें एक बेसिकली अमेंडमेंट आया है। पहले क्या होता था, अगर आप एक स्टेट में डिफरेंट रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो कम से कम बिजनेस अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंट वर्टिकल ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तभी अलग अलग ले सकते हैं। अगर एक ही बिजनेस वर्टिकल है तो नहीं ले सकते थे। मतलब जब जीएसटी लॉन्च हुआ था तो उस समय राज कोचिंग सेंटर यूपी में 2 जगह है तो हम 2 रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते थे, पहले ये था। हाँ, अगर मान लीजिए एक राज कोचिंग क्लासेस होता और एक राज कंसल्टेंसी फर्म होती, दोनों यूपी में, तो अलग अलग बिजनेस हो गया ना, तो हम 2 रजिस्ट्रेशन चाहते तो ले लेते। वैसे मैंडेटरी तो उस समय भी एक ही था कि भाई यूपी से ही तो सप्लाई हो रही है दोनों की ही, तो एक रजिस्ट्रेशन ही चाहिए था। लेकिन अगर हम चाहते तो 2 रजिस्ट्रेशन ले सकते थे। लेकिन अब ये है पोजीशन, करंट पोजीशन ये है कि अगर सेम बिजनेस भी है ना, अलग अलग ब्रांचेस हैं आपकी, सेम बिजनेस की ब्रांचेस हैं, तो भी आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां 3 रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है। अब बताइए राज कोचिंग क्लासेस, राज कोचिंग क्लास वाराणसी यूपी, ठीक है, राज कंसल्टेंसी लखनऊ यूपी, और राज कोचिंग क्लासेस पटना बिहार। कितना रजिस्ट्रेशन लेना होगा? मैंडेटरी इन दोनों का एक, इसका एक, मैंडेटरी तो 2 ही है, मैंडेटरी 2 रजिस्ट्रेशन। 2 जगह से सप्लाई कर रहे हैं ना, एक यूपी से एक बिहार से। लेकिन क्या 3 लेना चाहें तो ले सकते हैं? हाँ, 3 रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है।
तो पहले क्या होता था, जैसे यहां भी हमने कहा 3 रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है, यहां भी ओरिजिनली ये तो पहले भी पॉसिबल था, ये तो पहले भी पॉसिबल होता था क्योंकि अलग अलग बिजनेस है तो आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते थे। लेकिन इनिशियली पहले ये चीज पॉसिबल नहीं था कि सेम बिजनेस है तो भी अलग अलग नहीं ले सकते थे, लेकिन अब ले सकते हैं। आप सेम बिजनेस में भी अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो आई होप सबको समझ में आ गई बात कि जितने स्टेट से हम ऑपरेट करते हैं उतने स्टेट में तो लेना ही है, जितने स्टेट से हम सप्लाई करते हैं उतने स्टेट में तो रजिस्ट्रेशन लेना ही है। बाकी जहां नहीं सप्लाई अगर एक ही स्टेट से हम मल्टीपल जगह से सप्लाई कर रहे हैं तो हम डिफरेंट रजिस्ट्रेशन भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब इस बात को समझिए, बताइए यूपी में मेरी फैक्ट्री है, ठीक है, यहां से हम सप्लाई करते हैं, यूपी से में मेरी फैक्ट्री है, यहां से हम सप्लाई करते हैं गुड्स की। बिहार में मेरी एक अकाउंटिंग ऑफिस है, अकाउंटिंग ऑफिस समझिए, बस यहां पे हिसाब किताब होता है, एक अकाउंटेंट बैठता है लैपटॉप के साथ और हिसाब किताब पूरा देखता है। तो मेरी 2 ब्रांचेस हो गई, एक मेरा यूपी में हो गया फैक्ट्री और एक लोकेशन मेरी और हो गई, मेरे बिजनेस की 2 लोकेशन है, ठीक है। टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है और आपको यह बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर आपका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन सभी यूनिट का कराना होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, आपको तभी रजिस्ट्रेशन कराना होता है जब आप सप्लाई करते हैं। अगर सप्लाई नहीं है तो रजिस्ट्रेशन किस बात का? यानी यूपी में यहां पे तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, लेकिन यहां पे बिहार में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? जहां पे सप्लाई नहीं हो रही है, अच्छा अगर सप्लाई हो रही होती मान लीजिए और एग्जाम सप्लाई हो रही होती तो क्या जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होता? तो भी नहीं लेना होता, एग्जाम सप्लाई पे भी नहीं लेना होता है। सप्लाई होनी चाहिए, साथ में कुछ टैक्सेबल या एक्सपोर्ट हो रहा हो, तब जाके जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है। यहां तो सप्लाई ही नहीं है, बिहार से अकाउंटिंग होती है बस, कोई सप्लाई थोड़ी ना हो रही है। एम आई मेकिंग एनी सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? नो, हम कोई आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं दे रहे, हम कुछ भी बेच नहीं रहे हैं, तो यहां पे जीएसटी की लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। अब ये देखिए, वेदर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, सप्लायर कौन है, वो क्या करता है, उसका टर्नओवर कितना है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है रजिस्ट्रेशन की उसके स्टेट के हिसाब से, और रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं, यहां पे आंसर है। पृथ्वीराज ऑफ आसाम, आसाम की लिमिट क्या है? आसाम उसमें आता है क्या, MMNT या यूपी मस्त में? नहीं आता है। तो आसाम की लिमिट कितनी है? 40 लाख रुपए की है, ठीक है। वो कहता है कि जूते बेचता है 22 लाख रुपए के, रजिस्ट्रेशन लेगा? नहीं, क्यों लेगा रजिस्ट्रेशन? 40 लाख की लिमिट है ना। पान मसाला बेचता है, तो पान मसाला वालों के लिए लिमिट तो 40 लाख वैसे भी नहीं है। पान मसाला, आइसक्रीम और सिगरेट वालों के लिए, ये सब के लिए क्या है, 20 लाख की लिमिट है। 22 लाख का पान मसाला बेचता है, रजिस्ट्रेशन लेना होगा। सर्विस देता है तो वहां पे लिमिट 20 लाख की होती है, तो 22 लाख का अगर सप्लाई है तो रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर दोनों देता है, गुड्स और सर्विसेज, तो भी आप समझते हैं कि तब 20 लाख की लिमिट होती है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। अच्छा, तेलंगाना, तेलंगाना किस में आता है? तेलंगाना 20 लाख वाली लिमिट में आता है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए 20 लाख की लिमिट है। यहां पे 22 लाख का खिलौना बेचता है, रजिस्ट्रेशन लेगा। आइसक्रीम बेचता है 22 लाख का, अरे तो भी लेगा। टैक्सेबल सर्विस 20 लाख से ज्यादा का, 22 लाख का लेगा। देखिए अब तेलंगाना में तो 20 लाख की लिमिट ही है सभी के लिए, सभी चीज के लिए 20 लाख की लिमिट है, तो 20 से ज्यादा हुआ तो रजिस्ट्रेशन लेना है। मणिपुर, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, याद आ रहा है, MMNT 10 लाख वाली लिमिट वाला हो गया, 10 लाख सभी के लिए है, ठीक है। पेपर बेचते हो 12 लाख, रजिस्ट्रेशन लेना है। टोबैको बेचते हो 12, कुछ भी 12 लाख बेचते हो भैया, कुछ भी बेचते हो, रजिस्ट्रेशन लेना है, लेना है, लेना है। अगर ये एग्जेम्प्ट होता तब नहीं लेना होता। आ रहा है समझ में ना?
राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 22 और अब हम अगला सेक्शन देखेंगे सेक्शन 23, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, किसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। देखिए सब सेक्शन 1, द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी लायबल टू रजिस्ट्रेशन, नेमली, इनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। कौन? अ पर्सन इंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ दैट आर नॉट लायबल टू टैक्स और होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। कह रहा है कि अगर होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, फुल एग्जेम्पशन है, जीएसटी लगता ही नहीं है उसके ऊपर, ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज की आप सप्लाई करते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। बी, an agriculturist to the extent of supply of produce out of the cultivation of land. An agriculturist to the extent of supply of produce out of cultivation of land. अगर आप किसान हो, एग्रीकल्चरिस्ट हो मतलब किसान हो, और आप वो चीज बेचते हो जो आप कल्टीवेट करते हो जमीन से, मतलब जो धरती पे उगाते हो, कल्टीवेशन मतलब जो उगाए हो, फसल जो पैदा की हो, तो जो आपने उगाया है धरती पे, अगर आप उसकी सप्लाई करते हैं, आप किसान हैं, और जो धरती पे उगाया, आप किसान है, सिर्फ ये बात नहीं कह रहा है कि आप किसान है और कुछ भी बेचते हैं तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, ये नहीं कहता है। कहता है आप किसान हैं और आपने जो धरती पे उगाया है उसकी सप्लाई अगर आप करते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। तो दो लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, एक वो जिसकी पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट सप्लाई है, दूसरा वो जो किसान है और धरती से जो उगाया है वो बेचता है, तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। फिर सबसेक्शन 2 में गवर्नमेंट ये कहती है कि नोटिफिकेशन के जरिए हम किसी और लोगों को भी एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है और कोई और एग्जेम्प्ट नहीं है रजिस्ट्रेशन लेने से, मतलब बाकी सबको रजिस्ट्रेशन लेना है। एनालिसिस, the main criteria to remain out of the purview of registration is to exclusively engage in supply of exempted goods or services of both. कहता है अगर जीएसटी के दायरे से बाहर होना है तो इसका मतलब यह है कि आप 100% exempted goods and services की सप्लाई करेंगे। The term exclusive indicates engaging in only those supplies which are exempted. आप सिर्फ और सिर्फ exempted supplies में ही engage रहिएगा। If a supplier is supplying both exempted and non-exempted goods and or services, then this provision is not applicable and he is required to take registration under section 22. अगर एक सप्लायर एग्जेम्प्टेड और नॉन एग्जेम्प्टेड दोनों की सप्लाई कर रहा है, ठीक है, then this provision is not applicable and is required to take registration under section 22. अगर एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों आप सप्लाई कर रहे हो तो सेक्शन 22 में चुपचाप रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। अब देखिए, जो मैं कह रहा था ना, अगर आप किसान हो, खेती करने वाले हो, एग्रीकल्चरिस्ट हो, तो एग्रीकल्चरिस्ट कौन माना जाएगा ये भी डिफाइन करता है लॉ। कहता है एज पर सेक्शन 17 एग्रीकल्चरिस्ट मींस इंडिविजुअल एचयूएफ, सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही एग्रीकल्चरिस्ट मानेंगे। क्या खेती करने की एक कंपनी भी हो सकती है? एक कंपनी है जो खेती करती है, हो सकती है कि नहीं? अरे क्यों नहीं हो सकती भाई, ठीक है। आपको मालूम है कि नहीं, टाटा टी कंपनी भी खेती करती है। आपने टाटा टी कंपनी का एड देखा है? वो अपने एडवर्टीजमेंट में बोलते हैं हम चुन चुन कर बागानों से पत्तियां लाते हैं। मजाक नहीं करते हैं वो एड में, सच बोलते हैं। आपको मालूम है टाटा टी कंपनी चाय की पत्तियां खरीदती नहीं है, टाटा टी कंपनी के अपने चाय के बागान हैं। वो चाय के पौधे लगाती है, उस पर पत्तियां ग्रो करती हैं, उसे तोड़ती है, प्रोसेस करती है, पैकेजिंग करती है, बेचती है। मतलब टाटा टी कंपनी खुद खेती भी करती है, ठीक है। तो एक बात बताइए, क्या खेती करने वाली कंपनियां हो सकती हैं? हाँ बिल्कुल हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती। कह रहा है क्या उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं? उनको लेना है। कह रहा है खेती करने वाला अगर इंडिविजुअल है और एचयूएफ है, और नहीं इंडिविजुअल एचयूएफ, तब नहीं लेना। हु अंडरटेक्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड बाय ओन लेबर। अच्छा, आप खेती भी कैसे करता है? खुद करता है। ओन लेबर का मतलब हो गया सेल्फ, अपने से करता है। वो इंडिविजुअल एचयूएफ अपने से खेती करता है। दूसरा, बाय द लेबर ऑफ द फैमिली, अगर वो खुद नहीं करता है तो कम से कम उसके परिवार के लोग करते हैं। अच्छा, और नहीं तो वो सर्वेंट भी इंगेज कर सकता है, मतलब किसी को लगवा के भी काम करा सकता है, सर्वेंट भी रख सकता है, लेबर रख सकता है वो, लेकिन सुपरविजन कम से कम तो होना ही चाहिए, खुद का या पर्सनल फैमिली मेंबर का। मतलब आपको कह रहा है कि आपको हम खेती करने वाला तभी मानेंगे जब आप खुद खेती करते हो, आपके परिवार के लोग या फिर खेती करते हैं, या फिर आप
खेती खुद तो नहीं कर रहे हो, करवा तो लेबर से रहे हो, लेकिन खड़े होके करवाते हो, तब हम आपको कहेंगे कि आप खेती करने वाले हो और खेती वाले आइटम की सप्लाई कर रहे हो, तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। क्लियर इतनी बात? अच्छा, अब ध्यान से समझिएगा, खेती वाले कुछ आइटम पे जीएसटी है, कुछ पे जीएसटी है ही नहीं। तो जैसे मान लीजिए कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, कंपनी खेती कर रही है तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो क्या वो जितनी फल फूल सब्जी बेचेगी सब पे जीएसटी लगेगा? अरे नहीं भाई, जिन फल फूल सब्जियों पे जीएसटी है ही नहीं तो उस पे जीएसटी लगेगा ही नहीं। जिन पे जीएसटी है उस पे जीएसटी लगेगा, जिन आइटम पे जीएसटी है उस पे लगेगा, जिस पे है ही नहीं उस पे लगेगा नहीं। और आप समझ रहे हो कि नहीं? मतलब ये मत सोचना कि अच्छा इंडिविजुअल एचयूएफ को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, बाकी लोग को लेना है, तो यानी बाकी लोग जो भी खेती करते हैं उस पे जीएसटी लगता है। नहीं, उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है, मैं ये कह रहा हूं। क्या उनको अपनी आउटपुट पे जीएसटी लेना है? अरे ये तो अब देखना पड़ेगा कि जीएसटी उस आइटम पे है कि नहीं है। आ गई बात समझ में? फिर से मैं समझाता हूं। मैं इंडिविजुअल हूं, सब्जी उगाता हूं, मैं इंडिविजुअल हूं, सब्जी उगाता हूं, कोई सब्जी का नाम लो, चलो भिंडी लौकी बोलते हैं, ठीक है। मैं खेती करता हूं, भिंडी और लौकी उगाता हूं, भिंडी और लौकी पे जीएसटी नहीं है, मुझे रजिस्ट्रेशन भी नहीं लेना है और जीएसटी है भी नहीं भिंडी लौकी पे। अच्छा, मैं एक कंपनी और भिंडी और लौकी उगाता हूं, क्या मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है? हाँ, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। अब दूसरी बात, क्या भिंडी और लौकी पे जीएसटी है? भिंडी और लौकी पे जीएसटी है? अगर नहीं है तो इस कंपनी को भी आउटपुट पे जीएसटी नहीं लेना। जब ये कंपनी भिंडी लौकी बेचेगी तो जीएसटी लगाएगी नहीं, लेकिन हाँ, क्या इसको रजिस्ट्रेशन लेना है? हाँ, रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर इसका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है सेक्शन 22 के हिसाब से तो लेना पड़ जाएगा, क्योंकि 22 में टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन कहा है वो सभी को कराना है। बस दो लोगों को माफी है। कौन दो लोगों को माफी है यहां पे? एक वो जो पूरी की पूरी एग्जेम्प्टेड सप्लाई करता है, दूसरा वो जो क्या करता है, किसान है, और जो खेती करता है वो आइटम बेचता है, जिसको जमीन से उगाता है वो आइटम बेचता है। Thus, an agriculture is not liable for registration only to the extent of supply of produce out of the cultivation of land. If an agriculturist undertakes supply which are not linked to the cultivation of land, he will fall within the provision of section 22 and may have to take registration in respect of such supplies. तो ये हो गया 23 और अब हम आ गए हैं सेक्शन 24 पे, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। यानी अब टर्नओवर से मतलब नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। Notwithstanding anything contained in subsection 1 of section 22, कह रहा है जो सबसेक्शन 1 ऑफ 22 में क्या कहा गया था, टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन कराने की, कह रहा है वो सब छोड़ दो अब यहाँ पे। The following categories of persons shall be required to be registered under the act. इनको तो रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। नंबर 1, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर आप इंटर स्टेट गुड्स बेचते हैं, ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी लेना होता है, फिर वो लिमिट नहीं होती। देखिए अब मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, सुनिएगा। प्लेस ऑफ सप्लायर, सप्लायर कहां का है, प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई कहां हो रही है। प्लेस ऑफ सप्लायर का मतलब होता है सप्लायर कहां पे रजिस्ट्रेशन ले रखा है। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब होता है माल कहां जा रहा है, माल कहां पहुंच रहा है, ठीक है। आइटम क्या है, ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर क्या है सप्लायर का, ठीक है। आप मुझे बताओ रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं, समझ गए क्वेश्चन। यूपी का सप्लायर है, प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी है, आइटम शूज है, एग्रीगेट टर्नओवर 35 लाख रुपए है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है? आंसर इज नो, नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, आंसर दो, बोलो क्यों नहीं लेना है। 40 लाख रुपए की लिमिट है, यूपी में लिमिट 40 लाख रुपए की है, इसलिए रजिस्ट्रेशन ले लेना है। गुड्स के लिए 40 लाख की लिमिट होती है। बताइए, यूपी का सप्लायर है, सप्लाई कहां पे कर रहा है, बिहार में कर रहा है, किसकी, शूज की, 35 लाख रुपए का एग्रीगेट टर्नओवर है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है? हाँ लेना है।
इंटर स्टेट सेक्शन 24 में आता है, यानी जो 22 में आप पढ़ रहे थे ना, वो इंट्रा स्टेट की बस बात कर रहा था। अगर आप इंटर स्टेट गुड्स करते हो तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ गुड्स बोल रहा है, यानी इंटर स्टेट सर्विस करते हो इसके लिए 24 नहीं है, 24 इंटर स्टेट गुड्स के लिए है। इंटर स्टेट गुड्स करने वाले को 24 भी देखना पड़ेगा, और 24 में टर्नओवर नहीं है, चाहे कुछ भी टर्नओवर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। अब ध्यान से समझिए, अब रजिस्ट्रेशन सेक्शन भी लिखोगे, आप सेक्शन लिखोगे, यहां लिखना सेक्शन, कौन से सेक्शन में रजिस्ट्रेशन लेना है, ये 24 में लेना है रजिस्ट्रेशन। आया समझ में? चलिए अब आगे देखिए, यूपी का सप्लायर है, बिहार में सप्लाई कर रहा है, सूस की कर रहा है, सिर्फ 5 लाख रुपए एग्रीगेट टर्नओवर है, इसका रजिस्ट्रेशन लेना है। सिर्फ मात्र 5 लाख रुपए का टर्नओवर है, बताओ। रजिस्ट्रेशन लेना है? यस लेना है। कौन से सेक्शन में? 24 में। बताइए, यूपी का सप्लायर है, बिहार में सप्लाई कर रहा है, किसकी? पान मसाला की। टर्नओवर है 25 लाख रुपया, रजिस्ट्रेशन लेना है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, आप भी ध्यान से सीखिए ये सारी बात। यूपी का सप्लायर बिहार में सप्लाई कर रहा है पान मसाला की, 25 लाख रुपए का रजिस्ट्रेशन लेना है। देखिए ये गुड्स की सप्लाई है, और पान मसाला की लिमिट जो है वो 20 लाख रुपए की है। ठीक है, पान मसाला के लिए 40 लाख की लिमिट नहीं मिलती। 3 आइटम ऐसे हैं जिनके लिए 40 लाख की लिमिट नहीं है, मालूम है ना? वो कौन कौन से हैं? पान मसाला, टोबैको और आइसक्रीम। तो यहां पे लिमिट 20 लाख की है, रजिस्ट्रेशन लेना है। अब बात आती है कौन से सेक्शन में? ये तो 22 के हिसाब से ही रजिस्ट्रेशन ले लेना है, टर्नओवर बेस्ड। ठीक है, बताइए, यूपी का सप्लायर है, बिहार में सप्लाई कर रहा है क्या चीज की? सर्विसेज की। कितने की? 25 लाख रुपया। रजिस्ट्रेशन चाहिए? हाँ, सर्विसेज के लिए लिमिट कितनी है? 20 लाख रुपए की। हम 25 लाख रुपए दे रहे, रजिस्ट्रेशन चाहिए सेक्शन 22 में। हम यूपी के सप्लायर हैं, बिहार में सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज की 5 लाख रुपए। बिल्कुल इसके जैसा ही क्वेश्चन है, ये वाला देखिएगा, इसी के जैसा। यूपी का सप्लायर, बिहार में सप्लाई, सूज की सप्लाई 5 लाख रुपए की, तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी था 24 में। अब ये देखिए, टर्नओवर तो क्रॉस नहीं कर रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं? रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। ध्यान दीजिए, 22 में तो नहीं ना लेना है। हाँ, 22 में नहीं लेना है, टर्नओवर क्रॉस नहीं हुआ। 24 में लेना है? नहीं लेना है, क्योंकि 24 इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करता है। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स में मैंडेटरी कर देता है, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज में मैंडेटरी नहीं करता है, इसलिए नहीं लेना है। क्लियर है? पढ़िए आगे। If a person is engaged in interstate taxable supply of goods, GST registration is required. If a person is engaged in interstate taxable supply of goods, GST registration is required. Registration is required even if the aggregate turnover is not more than 20 lakh. रजिस्ट्रेशन तब भी कराना होगा अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा नहीं है। और जब जहां जहां 20 लाख लिखा है ना, 20 लाख को 40 लाख भी पढ़िए, ठीक है ना? is not more than 40 lakh, oblique 20 lakh और 10 lakh। जहां भी 20 लाख लिखा है वहां पे 20 लाख oblique 40 लाख पढ़िए। कुछ जगह 40 लाख वाली बात भी है ना। However, the following points should be noted. Person engaged in supply of handicraft goods making interstate supply have been exempted from registration. Exemption is applicable only if। अच्छा, अब अगर इंटर स्टेट सप्लाई हम कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स का,
तो मेरे ऊपर मैंडेटरी नहीं है 24। अगर हम हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं इंटर स्टेट तो मेरे ऊपर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं आता है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। अब इसका मतलब क्या है, हम यूपी के सप्लायर हैं, बिहार में सप्लाई कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स का। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स है। ₹35 लाख रजिस्ट्रेशन कराना है, नहीं कराना है, क्योंकि टर्नओवर मेरा स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा नहीं है। सेक्शन 22 में आपको कराना पड़ सकता है, लेकिन 24 में नहीं कराना है। ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन हैंडीक्राफ्ट गुड्स में नहीं होगा। आई बात समझ में? हाँ, अगर मान लीजिए मेरा ये यूपी से हम बिहार में सप्लाई कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट गुड्स कर रहे हैं, और ये 45 लाख रुपए का है, तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना होगा कहां? 22 में। प्लीज मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। जब भी मैं अगर ये कहता हूं कि मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है 24 में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 22 में भी नहीं लेना होगा। 22 देख लो भाई, टर्नओवर अगर स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है तो लेना ही है। ठीक है, यहां पे ये कह रहा है कि इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स होती है ना, तो 24 में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, और वो कंपल्सरी है। यहां पे टर्नओवर नहीं देखा जाता। 22 में टर्नओवर देखा जाता है, 24 में टर्नओवर नहीं देखा जाता। अगर मैंने 24 में कहा रजिस्ट्रेशन लेना है, मतलब लेना है, फिर टर्नओवर से नहीं मतलब है। तो कहता है इंटर स्टेट गुड्स के केस में 24 आता है, तो मतलब गुड्स की अगर सप्लाई कर रहे हो इंटर स्टेट, तो तुरंत रजिस्ट्रेशन ले लो, चाहे ₹1 का ही टर्नओवर क्यों ना हो। लेकिन ये बात लागू नहीं होती है हैंडीक्राफ्ट गुड्स पे, ये बात लागू नहीं होती है हैंडीक्राफ्ट गुड्स पे। यानी हैंडीक्राफ्ट गुड्स पे 24 नहीं आता। 24 नहीं आता मतलब रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेना। अरे नहीं बाबा, 22 है ना, 22 के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो 22 में टर्नओवर है, टर्नओवर क्रॉस करेगा तो लो, नहीं तो मत लो। Exemption is applicable only if the aggregate turnover of all supplies on pan India basis is less than 40 lakh 20 lakh। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इससे ज्यादा होगा तो 22 में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आ जाएगी ना। ठीक है, और 10 लाख इन स्पेसिफाइड स्टेट दे आर रिक्वायर्ड टू हैव पैन, उनके पास पैन होना चाहिए। ये तो नॉर्मल सी बात है भाई, पैन तो होगा ही सबके पास। अच्छा, these persons are also not required to obtain casual registration if they supply goods outside the state where they are having fixed establishment। अब जैसे पॉइंट नंबर 1 में आपने पढ़ा ना कि इंटर स्टेट जो गुड्स सप्लाई करता है उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होता है, वैसे ही आपको आगे अभी हम पढ़ाएंगे। देखिए, पढ़ाई दें क्या? देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या है। पॉइंट नंबर 1 है कि इंटर स्टेट गुड्स करोगे तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो भी आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? देखिए, मेरी यूपी में दुकान है खिलौनों की, और मेरा टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है। मेरी यूपी में खिलौनों की दुकान है, 40 लाख से टर्नओवर ज्यादा है, मैं यूपी में ही खिलौने बेचता हूं। ठीक है, मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। हाँ, 40 लाख से ज्यादा टर्नओवर है तो सेक्शन 22 के तहत आपकी जरूरत है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, एक बिहार में मेला लगने वाला है, आपको पता है? आपको वैसे पता होगा, मैं ऐसी फर्जी बात कर रहा हूं। बिहार में एक मेला लगने वाला है और मैं सोच रहा हूं कि उस मेले में अपने खिलौने बेचूं। 3 दिन का मेला है वो, 3 दिन, और बड़ी भीड़ आती है उस बिहार के मेले में। तो मैंने सोचा कि अपने खिलौने ले जाके वहां पे बेचूं। तो मैंने कुछ बोरों में अपना खिलौना डाला और लेके निकल गया बिहार बेचने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, क्या मुझे रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है? तो आप अभी ध्यान से सोचिएगा, क्या आप यूपी से बिहार में माल बेच रहे हैं? देखिए, अभी तक मैं यूपी में था, ठीक है। अब यूपी से मैं अगर बिहार माल बेचूं, राजस्थान माल बेचूं, जहां मर्जी वहां बेचो, कितना रजिस्ट्रेशन चाहिए? 1 रजिस्ट्रेशन, 1 रजिस्ट्रेशन, क्योंकि यूपी से सप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर मैं यूपी से माल भर के झोले में, बोरे में लेके बिहार चला जाऊं, तो अब मेरी सप्लाई बिहार से शुरू हो गई, बिहार से शुरू हो गई। आप समझ पाए ये बात? अब बिहार में सप्लाई नहीं हो रही है, बिहार से सप्लाई हो रही है। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कहां चाहिए? जहां से सप्लाई होती है, जहां से, जहां पे नहीं, जहां से।
तो अभी तक यूपी से आप सप्लाई करते थे तो यूपी में रजिस्ट्रेशन था, लेकिन अगर झोले में भर के माल लेके हम बिहार पहुंच गए तो अब बिहार से ना बेचना शुरू कर दोगे, तो बिहार से सप्लाई शुरू हो गई, तो क्या बिहार में रजिस्ट्रेशन चाहिए? आंसर इज यस, रजिस्ट्रेशन तो चाहिए। अच्छा, टर्नओवर देखा जाएगा बिहार में कितना है? नहीं, टर्नओवर तो एग्रीगेट देखा जाता है। और अभी तक तुम यूपी में रजिस्टर्ड हो, इसका मतलब क्या है कि भाई तुम्हारा टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है। और हम तो टोटल टर्नओवर देखते हैं, तो बिहार में चाहे 10 रुपए का ही टर्नओवर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, टोटल टर्नओवर तो तुम्हारा ज्यादा है, तभी तो यूपी में रजिस्टर्ड हो, तो बिहार में रजिस्ट्रेशन चाहिए। अब एक बात बताइए मुझे, बिहार में रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए परमानेंट बेसिस का? 3 दिन के लिए जा रहे हैं मेले में, बेच के चले आएंगे, आफत नहीं हो जाएगी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लेंगे तो? जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कोई मजाक बात नहीं है। अगर आप एक बार ले लिए ना, तो आप माल बेच रहे हो चाहे नहीं बेच रहे हो, जीरो सेल है तो जीरो सेल की रिटर्न भरनी पड़ती है। आफत कम थोड़ी ना है। सरकार कानून के जरिए से टैक्स थोड़ी ना लेती है, हमारी जान भी ले लेती है। ठीक है, इतनी कागजी कार्रवाई करनी होती है। तो अगर मैंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन बिहार में लिया तो पंगा ये है कि मुझे जब मेरी सेल नहीं होगी तो भी मुझे रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो ध्यान दीजिए, परमानेंट रजिस्ट्रेशन तो आपको नहीं चाहिए, लेकिन आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, समझ गए? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? जो एक स्टेट में रजिस्टर्ड होता है लेकिन दूसरे स्टेट में माल बेचने जा रहा है। ठीक है, तो अब उसको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन लेना होता है, और ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है, सभी को लेना पड़ेगा। क्लियर है? सबको समझ में आ गई बात? तो कोई भी बंदा, अच्छा एक बात बताइए, जब मैंने क्यों इतना जोर दे के ये समझाया मालूम है? मैं ऐसे बोलता हूं, बताओ एक बंदा है यूपी में ठेला लगाता है, छोटा व्यापारी है। ठेला लगाने से मैं आपके दिमाग में एक इंप्रेशन डालना चाह रहा हूं कि वो छोटा व्यापारी है, वो ठेले पे कुछ सामान बेचता है। ठीक है, एक दिन उसके मन में आया कि नहीं, अब यूपी में ठेला नहीं लगाएंगे, बिहार में ठेला लगाएंगे। वो बिहार चला जाता है, ठेला लेके वहां लगाने लग जाता है। मैं जानना चाहता हूं क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा बिहार में? तो बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं हाँ सर लेना पड़ेगा, आप ही ने बताया कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गया, ये तो कुछ दिनों के लिए बिहार जा रहा है बेचने के लिए, अब उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं शर्म करो, क्या वो यूपी में रजिस्टर्ड था? अब बिहार में किस बात का रजिस्ट्रेशन ले लेगा? अरे न जाने ऐसे कितने ठेले वाले हैं जो कभी यूपी में लगा लेते, कभी बिहार में लगा लेंगे, कभी राजस्थान में लगा लेंगे, कभी दिल्ली ले जाके लगा लेंगे। वो रजिस्ट्रेशन थोड़ी ना लेते हैं। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, दुनिया में कॉमन सेंस से बड़ी चीज कोई नहीं है, कोई कानून भी नहीं है उससे बड़ा। कौन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह रजिस्टर्ड होगा? अरे भाई साहब, वो पहले से रजिस्टर्ड है, अब वो दूसरे स्टेट में जा रहा है 2-3 दिन के लिए माल बेचने, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसके लिए जरूरी है। जो पहले से ही अनरजिस्टर्ड है, छोटा व्यापारी है, ऐसे को सरकार थोड़ी ना कहेगी अरे तुम अपना ठेला यूपी में लगा लो, बिहार में लगा लो। सरकार कहेगी कोई बात नहीं, तुमको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, कहीं भी लगा लो। और ये बात समझ में सबको? तो देखिए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, लेकिन हैंडीक्राफ्ट गुड्स वालों के लिए कह रहा है कि कैजुअल टैक्सेबल भी जरूरी नहीं है। तो जो सेक्शन 24 है ना, वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स वालों के लिए नहीं लग रहा। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो जीएसटी हम आपसे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं कर रहे हैं। सेक्शन 22 का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, टर्नओवर ज्यादा है तब तो कराओगे। 24 की तरफ से मैंडेटरी नहीं करेंगे हम आपके लिए, हम मैंडेटरी नहीं करेंगे आपके लिए। हैंडीक्राफ्ट गुड्स वालों के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, देखिए कंपल्सरी नहीं है सेक्शन 24 में। और अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाले हो और आप झोले में भर के बिहार चले जाते हो माल बेचने के लिए 3 दिनों के लिए, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन भी आपके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, देखिए जो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज करते हैं ना, उनके लिए भी जरूरी नहीं। ये बात कहां लिखी हुई है? इसी के अंदर लिखी हुई है कि इनके लिए जरूरी नहीं है। However, the following should be noted. इसके अंदर ए, जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सप्लाई करते हैं, ठीक है। दूसरा, जो इंटर स्टेट सर्विसेज सप्लाई करते हैं, इनको भी जरूरी नहीं है, इनको भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। मतलब ये कराएंगे तो सेक्शन 22 के हिसाब से कराएंगे, 24 के हिसाब से नहीं। और अगर एक जॉब वर्कर है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। पता है कैसे?
उसका भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। उसका रजिस्ट्रेशन 22 के हिसाब से होगा, 24 के हिसाब से नहीं होगा। ठीक है, तो एक जॉब वर्कर है जिसका टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख रुपए से कम है। अच्छा एक बात बताइए, हर जगह हम 20 लाख को 40 लाख लिख दे रहे थे, यहां 20 लाख को 40 लाख क्यों नहीं लिखे? ये पॉइंट नंबर बी में, क्योंकि सर्विसेज के केस में कहीं भी 40 लाख की लिमिट है ही नहीं। अच्छा, जॉब वर्कर के केस में यहां भी हम 40 लाख नहीं लिख रहे हैं, 20 लाख ऑब्लिक 10 लाख रहने दे रहे हैं, क्योंकि जॉब वर्कर सर्विस देता है। जॉब वर्कर जो देता है ना, वो सर्विस देता है। अगर वो जीन्स को फाड़ के देगा ना, तो वो जीन्स फटा हुआ जीन्स नहीं दे रहा है, वो फाड़ने की सर्विस दे रहा है। वो फटा हुआ जीन्स नहीं दे रहा है, गुड्स नहीं दे रहा है, वो फाड़ने की सर्विस दे रहा है। तो वहां पे सर्विस के केस में लिमिट वैसे ही 20 लाख या 10 लाख की होती है। तो अगर आप जॉब वर्कर हो और आप इंटर स्टेट सप्लाई भी करते हो, जॉब वर्कर के देते हो, तो भी आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में नहीं लाएंगे। हाँ, अगर आपका टर्नओवर 20 लाख 10 लाख से ज्यादा है तो सेक्शन 22 के तहत आप रजिस्टर करा लीजिए। इंटर स्टेट करने की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। ठीक है, देखिए गुड्स वालों को इंटर स्टेट किया तो रजिस्टर कराना है, चाहे 1 रुपए का ही टर्नओवर क्यों ना हो। लेकिन हम कुछ लोगों को छोड़ रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट गुड्स वालों को छोड़ दिया, सर्विसेज वालों को छोड़ दिया, और किसको छोड़ दिया? जॉब वर्क वालों को छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन अब कुछ जॉब वर्कर के लिए ये छूट नहीं है। ये आफत है भाई, कितना कानून कैसा पेचीदा बनाते, कितना याद रखिएगा बच्चा। अगर आपको कभी कभी तकलीफ होती है ना कि सर कैसे याद रखें इतना, तो मुझे खुद भी ऐसा लगता है बच्चों की कैसे याद रखेंगे ये बच्चे इतना। लेकिन क्या करोगे, ये तकलीफ मेरी दी हुई थोड़ी ना है। आपने ही सोचा है कि आप प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, आप ही ने सोचा है ना। ठीक है, ये दर्द अपने आप को आपने खुद दिया है, तो क्या करोगे, अब झेलो। तो सबको इस दर्द के बाद का जो बढ़िया वाला एहसास है ना, वो चाहिए। ठीक है, तो भाई इसलिए हर कोई दर्द सहने को तैयार भी है कि उसके बाद का सुकून भी तो मिलेगा। तो देखो क्या है, अब ये कहता है कि ये वाले जॉब वर्कर के लिए सेक्शन 24 की छूट नहीं है, इनके ऊपर सेक्शन 24 लगेगा। कौन है वो? जो लोग ज्वेलरी का जॉब वर्क करते हैं, जो गोल्ड स्मिथ काम करते हैं, सिल्वर स्मिथ। तो दिस एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ वेयर्स एंड अदर आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड ऑन जॉब वर्क बेसिस। अगर आप सोने चांदी का काम जॉब वर्क पे करते हैं तो सेक्शन 24 आपके ऊपर लगेगा। ये भगवान कैसे याद रहेगा सेक्शन 24 कब लगेगा कब नहीं लगेगा। अब मैं 2 कॉलम बना रहा हूं समरी के लिए। सेक्शन 24 एप्लीकेबल, सेक्शन 24 नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, बताइए, इंटर स्टेट गुड्स सेक्शन 24 एप्लीकेबल, नंबर 2 इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स। अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स है तो तब सेक्शन 24 नॉट एप्लीकेबल है। तीसरा, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस सेक्शन 24 नॉट एप्लीकेबल। पहले वाले को और सुंदर तरीके से लिखिए सर, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। चौथा, इंटर स्टेट सप्लाई बाय जॉब वर्कर। अच्छा, जहां पे सेक्शन 24 एप्लीकेबल नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है, सेक्शन 24 में नहीं लेना है, 22 में लेना पड़ सकता है, भाई टर्नओवर ज्यादा है तब तो लेना ही पड़ेगा। और जहां सेक्शन 24 एप्लीकेबल, इसका मतलब टर्नओवर से अब मतलब नहीं है, अब रजिस्ट्रेशन लो। ठीक है ना, ये मतलब है इंटर स्टेट सप्लाई बाय जॉब वर्कर,
सेक्शन 24 नॉट एप्लीकेबल। नंबर 5, इंटर स्टेट सप्लाई बाई गोल्ड और सिल्वर जॉब वर्कर, जो गोल्ड और सिल्वर वाला जॉब वर्क करते हैं उनके लिए सेक्शन 24 एप्लीकेबल। सिक्स्थ, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर हो आप दूसरे स्टेट में जाके तो सेक्शन 24 एप्लीकेबल। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन सप्लाइंग हैंडीक्राफ्ट गुड्स, सेक्शन 24 नॉट एप्लीकेबल। बस ये चार्ट याद कर लीजिए, आपको आनंद आ जाएगा। और सर को थैंक यू अगर कहना हो ना तो एक नंबर दे दूं आपको, इस पे लिखना, मैसेज करना, सर थैंक यू फॉर द वंडरफुल चार्ट ऑफ सेक्शन 24 एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल। इतने प्यारे चार्ट से मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। ये लो नंबर 8737012345, व्हाट्सएप कर पे इस पे थैंक यू करना। हाँ, अगर आपके काम आ रहा है तो, अगर आपको ठीक लगा तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती नहीं करना। ठीक है, नंबर मिल गया आपको। ये लो, अब जरा इसको जल्दी से नोट कर लो। तो अब देखिए एक इलस्ट्रेशन है, आपको ये बताना है कि रजिस्ट्रेशन होना है नहीं होना है। अ पर्सन इंगेज्ड इन मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब यहां सेक्शन 22 और 24 दोनों मिला के बताइए। ठीक है, अगर सप्लायर हैंडीक्राफ्ट गुड्स का है और एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से कम है, नॉट मोर देन 20 लाख है, तो उसे रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। अगर इंटर स्टेट कर रहा है तो, इंटर स्टेट कर रहा है तो गुड्स का, अब ये तो गुड्स ही है ना हैंडीक्राफ्ट, तो इंटर स्टेट कर रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। ठीक है, अगर 20 लाख, यहां 20-40 भी लिख देते हैं हम, 20 लाख 40 लाख से ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? नहीं जरूरत है। क्यों? क्योंकि हैंडीक्राफ्ट गुड्स में 24 लगता नहीं है। ठीक है, और 22 लगेगा नहीं क्योंकि टर्नओवर कम है। जॉब वर्कर है और इसका टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख से कम है और ये ज्वेलरी वाला जॉब वर्कर नहीं है, तो क्या इसको इंटर स्टेट, ये क्या सप्लाई करता है? सर्विसेज सप्लाई करता है। एक तो ये यहां नहीं होना चाहिए था, यहां डैश कर दीजिए, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है ही नहीं। जॉब वर्कर जो करता है वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है? नहीं, रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, थर्ड देखिए, एनी अदर सप्लायर एग्रीगेट टर्नओवर नॉट मोर देन 20 लाख 10 लाख। कोई दूसरा सप्लायर 20 लाख 10 लाख से कम में इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करता है, अरे बिल्कुल रजिस्ट्रेशन चाहिए। अगर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस करता है तब नहीं चाहिए। ठीक है, कोई भी सप्लायर जिसका टर्नओवर 40 लाख 20 लाख और 10 लाख से ज्यादा है, तब आप क्या कहेंगे?
तो इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स में भी चाहिए, सर्विसेज में भी चाहिए, तब तो ये सेक्शन 22 हो गया ना, ये सेक्शन 22 हो गया, ठीक है। ये जो रजिस्ट्रेशन चाहिए ये सेक्शन 24 के हिसाब से चाहिए था, ये दोनों ही सेक्शन 22 की बात हो गई, राइट। नाउ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, anybody who is a casual taxable person will be mandatorily required to register under GST। अगर मैं यूपी में रजिस्टर्ड हूं, बिहार में 2 दिन 4 दिन के लिए कहीं माल बेचने जा रहा हूं, तो ऑब्वियसली मुझे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, मैंडेटरी है, ठीक है। और ये रजिस्ट्रेशन आपको ज्यादा से ज्यादा पता है कितने दिनों के लिए मिलता है, मैक्सिमम 90 डेज, 90 दिन से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन मिलता भी नहीं है। फिर आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन कराइए, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कराइए अगर इससे ज्यादा चाहिए तो, ठीक है। कैजुअल है ना, तो कैजुअल का मतलब है टेम्पोररी, 90 दिन का मिल रहा है, कम है क्या। अच्छा, 90 दिन के बाद 90 दिन का एक्सटेंशन भी मिल जाता है, प्लस 90 डेज एक्सटेंशन भी मिल जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका, जैसे मान लीजिए मैं यूपी में कंस्ट्रक्शन का काम करता हूं, बिहार में जा रहा हूं कंस्ट्रक्शन का काम कराने, तो अब ध्यान दीजिए, अब बिहार में रह के कंस्ट्रक्शन का काम कराऊंगा तो मुझे बिहार का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, वहां सप्लाई दे रहा हूं सर्विस की, तो मुझे बिहार में रजिस्ट्रेशन चाहिए। अब मैं कौन सा रजिस्ट्रेशन लूं, नॉर्मल ले लूं कि कैजुअल ले लूं। देखिए अब सोचिए, क्या आपका काम 90 दिन में कंप्लीट हो जाएगा? अगर आपको लग रहा है तो कैजुअल ले लीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं होगा तो आप नॉर्मल लीजिए। अच्छा देखिए, कभी कभी आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा, अगर आपको लग रहा है 100-150 दिन में भी हो जाएगा ना, तो भी रजिस्ट्रेशन ले लीजिए कैजुअल का, 90 दिन का रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, बाद में एक्सटेंशन करा लीजिएगा 90 दिन का, तो 180 दिन तक का काम तो हो सकता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज। अगर मेरी परचेजेस पे मुझे टैक्स पे करना है तो ऑब्वियसली मुझे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बिना रजिस्ट्रेशन के मैं टैक्सेस कैसे पे करूंगा। तो क्या कह रहा है कि आपकी जो परचेजेस है ना, वो रिवर्स चार्ज वाली परचेजेस है, जिसमें बायर को टैक्सेस देना पड़ता है, रेसिपेंट को टैक्सेस देना पड़ता है। तो कह रहा है रेसिपेंट को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जीएसटी में, ये 24 में है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। नेक्स्ट, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 5 और सेक्शन 9, जिसको सेक्शन 5 और सबसेक्शन 9 में रजिस्ट्रेशन किया है, उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा, उसको रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी लेना पड़ेगा, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 वाले को। आपको याद है सेक्शन 9(5) में कौन रजिस्टर होता था? सेक्शन 9(5) में ईसीओ रजिस्टर होता है, कौन सा, सर्विस वाला कि प्रोडक्ट वाला, गुड्स वाला? सर्विस वाला ईसीओ। कौन सी सर्विस वाला? नोटिफाइड सर्विस वाला। कौन सी नोटिफाइड सर्विस वाला? वो सर्विस वाला ईसीओ जिसपे सर्विस देने वाला जो सप्लायर होता है ना, वो बड़ी छोटी सर्विस देने वाला होता है। अगर आपको याद आ रहा है तो मैंने कुछ इस तरीके से बताया था कि आजकल ऐप बन रहे हैं, वेबसाइट बन रही है, जिसपे धोबी, कारपेंटर, तो इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ये सब भी आपको मिल जाएंगे। याद आया? तो ये जो सर्विसेज दे रहे हैं, आप एक बात बताइए, क्या इनके बस का है? जीएसटी मैनेज कर लेंगे ये लोग? बताइए, धोबी आता है, क्या इस पे सर्विस पे जीएसटी है? हाँ एप्लीकेबल है, लेकिन जो धोबी आ रहा है क्या वो जीएसटी की बिलिंग कर देगा आपको? नहीं। तो जो ईसीओ है, जो मोबाइल ऐप बनाया है, जो धोबी कनेक्ट कर देता है, कारपेंटर कनेक्ट कर देता है आपसे, इलेक्ट्रीशियन कनेक्ट कर देता है, प्लम्बर कनेक्ट कर देता है, क्या वो ईसीओ करेगा मैनेज? हाँ वो कर लेगा। तो अब सरकार ने सेक्शन 9(5) वाले जो ईसीओ है ना, उनको कहा है कि तुम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लो, क्योंकि बिल तुमको करनी है। अब इसी कैटेगरी में आता है ओला भी, ओला इसी कैटेगरी में आता है, ओला। अब ये ओला पे जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कैब ड्राइवर है, ठीक है। क्या कैब ड्राइवर आपको बिल दे पाएगा जीएसटी की? कैसे मैनेज करेगा? जो सोचिए, वो ड्राइवर मैनेज कर पाएगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, पूरा जीएसटी का हिसाब किताब? नहीं। अब गवर्नमेंट कहती है कि ओला तुम तो बड़े आदमी हो, तुम ये सब पंगा संभालो। सेक्शन 9(5) में ऐसे ईसीओ का रजिस्ट्रेशन होता है और इनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है, क्योंकि जीएसटी की लायबिलिटी इन्हीं को डिस्चार्ज करनी है। पता है, ओला में जब आप सफर करते हो तो कैब ड्राइवर आपको बिल नहीं देता है, मालूम है बिल कौन देता है? बिल ओला देता है, ये देता है बिल, जीएसटी लगा के बकायदा ये देता है। सर्विस कौन दे रहा है? कैब ड्राइवर। सर्विस मत बोल देना ओला दे रहा है, वो तो कैब ड्राइवर दे रहा है, ये आपको सर्विस दे रहा है।
ठीक है, लेकिन जीएसटी लगा के बिल करता है ईसीओ, तो उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है। इस ईसीओ की बात कर रहा है, इसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है, कैब ड्राइवर को नहीं, ये ओला को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है। फिफ्थ, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और वो हिंदुस्तान में सप्लाई करेगा तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसके लिए 10, 20, 40 लाख की छूट नहीं है। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। ये सेक्शन 51 में टैक्स डिडक्ट करने का मतलब है टीडीएस, टीडीएस अंडर जीएसटी। टीडीएस किसको काटना होता है? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की एजेंसी, गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अगर ये 2.5 लाख रुपए से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो ये टीडीएस काटेंगे 2% के रेट से और फिर पेमेंट करेंगे। फिर से रिपीट कर देता हूं, सुन लीजिए। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की एजेंसी, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, अगर ये 2.5 लाख रुपए से ऊपर का आपको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख रुपए से ऊपर का देते हैं, तो ये 2% के रेट से टीडीएस काटते हैं और काट के आपका टीडीएस जमा कर देते हैं। जब ये आपका टीडीएस जमा करते हैं तो पता है कैसे जमा करते हैं? 1% सीजीएसटी के रूप में और 1% एसजीएसटी के रूप में जमा करते हैं आपका, और वो आपके ही कैश लेजर में दिखाई देता है। जो जीएसटी का कैश लेजर होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, उसमें दिखाई देता है। तो एक बात बताइए, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या जरूरी है सप्लायर होगा? क्या वो कुछ माल बेचता भी होगा? कोई जरूरी नहीं है। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट की एजेंसीज, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि वो कुछ सप्लाई करती हो कोई माल की, नहीं। लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है आपको काम करने का, गवर्नमेंट की वो एजेंसी आपको कॉन्ट्रैक्ट दी है सड़क बनाने का। जो एजेंसी ने आपको सड़क बनाने का काम दिया है, गवर्नमेंट की जिस एजेंसी ने आपको सड़क बनाने का काम दिया है, क्या वो भी कोई सप्लाई करती है? नहीं करती है। तो क्या उसका नॉर्मली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है? नहीं। लेकिन सिंस टीडीएस आपका काट के जमा करना है, इसलिए उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर वो सप्लाई भी करती है तो उसका एक रजिस्ट्रेशन और होगा टैक्स पेयर की तरह, लेकिन एक रजिस्ट्रेशन और उसको लेना होगा टीडीएस डिडक्टर की तरह। ये कंपल्सरी वाला रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, person who make taxable supply of goods or services or both on behalf of other taxable person whether as agent or otherwise। कह रहा है person who make taxable supply of goods or services or both on behalf of other taxable person whether as agent or otherwise। कहता है अगर कोई एजेंट की तरीके से दूसरे के बिहाफ पे गुड्स को बेचता है तो उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अब ये वही वाला एजेंट जो होता है वो दूसरे के बिहाफ पे माल बेचता है ना, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। आपको याद आया, मैंने एक एग्जांपल लिया था, मैं पेंटिंग करने वाला, मैं पेंटर, एक दूसरा बंदा आप ऑक्शनियर, आप मेरी पेंटिंग को एग्जीबिशन में लगा के बेचते हो, और जब लगा के बेचते हो ना, कोई आता है तो खर्च से उसको बिल विल काट के दे देते हो। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें ऑथराइज किया है कि मेरा पेंटिंग बेच देना। तो तुम्हें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। तुम्हारा टर्नओवर कितना इस बात से फर्क नहीं पड़ता, तुमको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। क्लियर है सबको? अब आप सोचोगे क्यों लेना है, मैं आपको समझा भी देता हूं। इसके पीछे कारण, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। आप कहोगे सर मुझे क्यों लेना है, मैं छोटा व्यापारी हूं, मैं कम माल बेचता हूं, तो भी मुझे क्यों लेना है? अब मैं आपको बताऊं, देखिए आपने पढ़ा था शेड्यूल 1 में कि प्रिंसिपल अगर एजेंट को माल देता है विदाउट कंसिडरेशन, क्या मैंने आपको विदाउट कंसिडरेशन माल दिया था? हाँ, मैंने पेंटिंग जब आपको दी ना तो आपसे 1 पैसा नहीं लिया था, क्योंकि आपने ये कहा था पेंटिंग बिकेगी तो पैसा दोगे, नहीं तो नहीं दोगे। और आपने शेड्यूल 1 का पॉइंट नंबर 3 था। क्या आपको भी ऐसे याद रहता है जैसे मुझे याद रहता है? शेड्यूल 1 में पॉइंट 3 में यह कहा गया है कि प्रिंसिपल अगर एजेंट को माल देता है विदाउट कंसिडरेशन तो भी इस पे जीएसटी लगेगा। यानी जब मैंने आपको पेंटिंग दी थी बच्चों, तो ध्यान दो, मैंने आपसे पेंटिंग का पैसा नहीं लिया था लेकिन जीएसटी ले ली थी। और अगर आप अनरजिस्टर्ड होगे तो उस जीएसटी की आपको क्रेडिट नहीं मिल पाएगी, आपका वो जीएसटी डूब जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट करा रही है कि ऐसे एजेंट का नुकसान हो जाएगा, एक काम करो उसका रजिस्ट्रेशन करा दो, उसका रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर करा दो। क्योंकि होगा क्या,
कि अभी मैंने आपको जीएसटी आपसे ले लिया, अभी आप अनरजिस्टर्ड हो, लेकिन जब आपने सेल किया आपका टर्नओवर क्रॉस कर गया स्पेसिफाइड लिमिट को और आपको अपने आउटपुट पे जीएसटी लगा के बिल करनी है, लेकिन आपने इनपुट टैक्स रेट तो ली ही नहीं है, तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट कहती है कि एजेंट को इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल को उससे जीएसटी कलेक्ट करना है और एजेंट को वो जीएसटी की क्रेडिट मिल जाए, इसलिए गवर्नमेंट फायदा ही करा रही है, एजेंट को नुकसान नहीं करा रही। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करा के एजेंट के हित में काम कर रही है। अब आपको लॉजिकल लग रहा होगा ये, ठीक है। और यही एग्जांपल मैंने यहां पे दिया है जो मैं आपको पेंटिंग वाला केस सुनाता रहता हूं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वेदर नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। आईएसडी को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। 9th, person who supply goods or services or both other than supplies specified in subsection 5 of section 9 through such electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52। कहता है अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हो और उस ई कॉमर्स ऑपरेटर को सेक्शन 52 में आपसे टीसीएस कलेक्ट करना है, ठीक है। कह रहा है कि अदर देन 95, कह रहा है कि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हो लेकिन 95 वाली नहीं। कह रहा है कि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हो, आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हो लेकिन 95 वाली नहीं। मतलब क्या? गुड्स की सप्लाई करते हो। कैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात कर रहा है? फ्लिपकार्ट जैसे। कह रहा है जो जब आपको पेमेंट करता है ना तो टीसीएस काट लेता है, ठीक है। तो कह रहा है आप इस सप्लायर की बात कर रहा है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना है, मैंडेटरी। कह रहा है कि अगर आप एक ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू माल बेचते हो, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसको टीसीएस काटना है, कह रहा है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात नहीं कर रहे हैं 95 वाला जो धोबी एक और एक वो उन सबको अटैच करता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कह रहा है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात कर रहे हैं जिसके थ्रू तुम गुड्स बेचते हो, ठीक है। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, स्नैपडील हो गया, उसकी बात कर रहा है। कह रहा है अगर तुम उस पर माल बेचते हो तो तुमको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये इन ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्या करना होता है? टीसीएस काटना होता है। दे आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीसीएस। आपको टीसीएस की कंडीशन याद है ना कि टीसीएस कब काटना होता है? टीसीएस तब काटना होता है, देखिए ये रहा ईसीओ, ठीक है, ये है सप्लायर, ये है रेसिपेंट। टीसीएस कब काटना है ईसीओ को? अगर इनवॉइस सप्लायर रेसिपेंट को करेगा, ठीक है, लेकिन ये रेसिपेंट पेमेंट ईसीओ को करेगा, तब ये ईसीओ जब सप्लायर को पेमेंट करेगा तो टीसीएस डिडक्ट करेगा। यही कहानी है, एकदम रट लीजिए ये बात। अगर सप्लायर इनवॉइस करता है रेसिपेंट को, रेसिपेंट लेकिन पेमेंट सप्लायर को नहीं देता है, किसको देता है? ईसीओ को देता है। ऐसे केस में ईसीओ जब पेमेंट करता है सप्लायर को तो टीसीएस काट लेता है। और इस केस में जब इसको टीसीएस काटना होता है, इसको टीसीएस काटना होता है तो इसको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कराना होता है। ये सप्लायर को रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है अंडर सेक्शन 24, ठीक है। ये है पॉइंट नंबर कौन सा तुम्हारा? 19X, ये पॉइंट था। अब ये 10th पॉइंट क्या है? एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, वो ईसीओ जिसको टीसीएस काटना है ना उसको भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी देना है। अब इसकी बात कर रहा है, कह रहा है ये भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेगा 24 में। और ये पता है कौन सी बात होगी? पॉइंट नंबर 10, ये पॉइंट नंबर 10 है। और ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेगा, ये पॉइंट नंबर 9 में कहा। अच्छा, अब ये सप्लायर रजिस्ट्रेशन लेगा 24 में, पता है कैसे? एज टैक्स पेयर। ये टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन लेगा। रजिस्ट्रेशन के भी ना कई ऑप्शन आते हैं, एज टैक्स पेयर, एज आईएसडी, एज टैक्स डिडक्टर, एज टैक्स कलेक्टर। तो इसको एज ईसीओ रजिस्ट्रेशन कराना होगा, एज ईसीओ, ईसीओ की तरह ये रजिस्टर कराएगा। 11, every person supplying OIDAR services, online information and database access or retrieval services, ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज, शॉर्ट में इसको बोलते हैं OIDAR सर्विसेज। कह रहा है कोई भी पर्सन जो OIDAR सर्विसेज देता है फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया,
इंडिया के बाहर से कोई OIDR सर्विस दे रहा है, किसको? इंडिया में किसी को दे रहा है, ठीक है, अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब अनरजिस्टर्ड को दे रहा है। ये देखिए सप्लायर, ठीक है, ये है आउटसाइड इंडिया, और ये दे रहा है OIDAR दे रहा है, किसको दे रहा है? अनरजिस्टर्ड रेसिपेंट इन इंडिया। तो क्या कहता है? कहता है तुम भाई साहब इंडिया के बाहर वाले कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना होगा तुमको इंडिया में जीएसटी में, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी। अब ये क्या मतलब है इसका मैं समझाता हूं आपको। इंडिया के बाहर से कोई OIDR सर्विस दे रहा है। OIDR सर्विस उस सर्विस को कहते हैं जो इंटरनेट ऑन तो ऑन, इंटरनेट बंद तो बंद। जो सर्विस इंटरनेट के चालू होते चालू हो जाती है, इंटरनेट के बंद होते ही बंद हो जाएगी, मतलब वो सर्विस लेने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए। जैसे प्ले स्टोर से कोई भी ऐप आप डाउनलोड कर रहे हैं तो बिना इंटरनेट के कर लेंगे? बोलिए, प्ले स्टोर से हमको कोई भी ऐप डाउनलोड करना है, क्या हम इंटरनेट के बिना कर लेंगे? नहीं। यानी वो सर्विस कोई भी प्ले स्टोर पे अगर कोई ऐप बेच रहा है तो पता है वो क्या है? OIDR। क्यों? क्योंकि इंटरनेट चालू तो वो काम होगा, वो बिकेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा, ठीक है। ये नेटफ्लिक्स, और क्या क्या आता है? Amazon प्राइम, और क्या आता है? जल्दी जल्दी बताओ। नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, गाना एक ऐप आता है, ठीक है। ये सब इंटरनेट ऑन तो ऑन, इंटरनेट ऑफ तो ऑफ। लेकिन हाँ, आप कहोगे सर इंटरनेट ऑफ करके भी हम नेटफ्लिक्स पे मूवी देख लेते हैं ऑफलाइन, लेकिन ऐप के अंदर ही देखते हो। क्या उसका डाटा यूज हो चुका है? हाँ, एक बार डाउनलोड करने में डाटा लगाए थे ना, तभी तो ऑफलाइन देख रहे हो आज। क्या ऑफलाइन डाउनलोड करके किसी और को भेज दोगे तुम? नहीं ना। तुमने इंटरनेट लगाया तो तुम देख पा रहे हो, दूसरा नहीं ना देख पाएगा बिना इंटरनेट के। तो वो OIDA आ रही है, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारी विदेशी कंपनियां दुनिया भर के प्ले स्टोर पे ऐप डाल रखी हैं। हमारे देश में लोग उसको डाउनलोड करते हैं, $1 $2 की ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। अब हमारी गवर्नमेंट कह रही है बहुत सारे लोग इंडिया में खटाखट विदेश में पैसा भेज रहे हैं ऐप डाउनलोड कर करके, और वो विदेशी कंपनियां हमको तो 1 पैसे का टैक्स नहीं दे रही, हमारे देश से कमा रही हैं और हमको कुछ नहीं दे रही हैं। गवर्नमेंट को ही तकलीफ। गवर्नमेंट का ये जो भी OIDA सर्विसेज इंडिया में देगा अनरजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया को, हम क्या करेंगे? उससे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और जितना पैसा लेगा वो उस पर जीएसटी पे करेगा इंडिया में। और अगर वो नहीं करेगा तो उसका ऐप बिकने नहीं देंगे इंडिया में, बैन कर देंगे। वो प्ले स्टोर में दिखाई नहीं देगा इंडिया में, वो बैन रहेगा। अब प्ले स्टोर में खोजिए, वो ऐप दिखेगा नहीं। अब दूसरी कंट्री में जाइए, वहां दिखेगा, इंडिया में नहीं दिखेगा, अगर उसने रजिस्ट्रेशन इंडिया में नहीं लिया जीएसटी में। अच्छा, अब बात आपको ये लग रही होगी कि अनरजिस्टर्ड पे ही क्यों फोकस कर रही है गवर्नमेंट? अगर मान लीजिए वो OIDR रजिस्टर्ड रेसिपेंट को दे रहा है तो अगर कोई रजिस्टर्ड रेसिपेंट इंडिया में सर्विस इंपोर्ट करता है तब वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस का केस हो जाता है। अगर हम विदेश से सर्विस इंपोर्ट करते हैं ना तो मुझे खुद जीएसटी पे करनी पड़ती है। अब जैसे हम अगर इंडिया के बाहर से कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो गवर्नमेंट को टेंशन नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि राज अग्रवाल जीएसटी में रजिस्टर्ड है, हम खुद ही जीएसटी गवर्नमेंट को दे देते हैं, तो रिवर्स चार्ज फॉल करता है ना। इंपोर्ट ऑफ सर्विस इज अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। तो अगर हम रजिस्टर्ड रेसिपेंट है, इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विस, तो हम तो दे ही देंगे। जो अनरजिस्टर्ड बंदा सर्विस ले लेता है विदेश से, वो नहीं ना दे रहा है टैक्स, तो इसीलिए गवर्नमेंट परेशान है, कह रही है जो लोग OIDR बेच रहे हैं उनको इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना होगा जीएसटी में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सच अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। गवर्नमेंट कह रही है लास्ट पॉइंट में कि अगर काउंसिल किसी और को भी रिकमेंड करेगी ना तो उनको भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में हम डाल देंगे, फिलहाल कोई ऐसा नहीं है। So this was all student about section 24, and in this way you have learned 3 important section of registration, section 22, 23 and 24. So we'll stop here.